जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मलिक साहब का, वो था फैक्स मशीन का खराब करवाना। उन्होंने पीएम से बात की, क्या करें क्या नहीं करें, यहाँ तो स्थिति वो बन रही है इधर से। तो फाइनली फिर जेटली साहब के हम लोग थे उस रात को वहीं पर थे, इधर से काला नाग भी वहीं पर थे तो कोबरा। तो पीएम ने कहा मैं आपको बता दूं, अगर कोई इस गलत फहमी में है कि सारे कश्मीरी आपके साथ हैं, तो ये गलत फहमी लोग अपने दिमाग से निकाल दें। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स के अंदर कश्मीर के अंदर जो है उसके अंदर भी पाकिस्तानी एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट रहा है। कश्मीर के अंदर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी सेपरेटिज्म के अंदर बहुत गंदे तरीके से मुलव्वस हैं। बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, उनकी शह पे ही इस टेररिस्ट फ्रंट को खड़ा किया गया। हमारी कुछ एजेंसियां तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही काम करने लग गई, और जमात इस्लामी एक मैसिव स्केल पर क्या करवा सकता है क्या नहीं करवा सकता, उसका एग्जाम्पल तो आप बांग्लादेश में भी देख चुके हैं। फ्यूचर के अंदर ये चीज, ये थ्रेट जो कश्मीर में है, ये आप रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी फेस करेंगे। 2900 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट कोई यहाँ से उनको बिना बताए फरीदाबाद से कश्मीर ले जा रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर या कोई भी, तो ये उससे बड़ा इनकम्पिटेंस क्या होगा? ये बड़े गंभीर विषय है अर्जुन जी। सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब तो भूल भी गए कोई बात कर रहा है। आप बताओ। कई बार गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप के चक्कर में भी टेररिस्ट बन जाते थे। फ्रेंड्स के चक्कर में ही बहुत टेररिस्ट पकड़े गए, एनकाउंटर्स हुए। ये जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनको नहीं पता था कि नहीं, नॉर्थ कश्मीर क्या है, साउथ कश्मीर क्या है, और वो कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले एक वीडियो किया था, कॉन्वर्सेशन किया था, जिसमें आपने बोला था कि हमास स्टाइल का अटैक होगा, और फिर पहलगाम हुआ। 4-5 महीने पहले हमने पहलगाम से ये वीडियो किया था। अभी हम मिल रहे हैं। इससे पहले हमारा जो वीडियो है वो बांग्लादेश के ऊपर था कि बांग्लादेश कितना बड़ा सरदर्द बनने वाला है, और शायद 1-1.5 महीना हुआ होगा हमारे उस वीडियो को, और आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपकी एक नई बुक आ गई है, अब पता नहीं आगे क्या होगा, बट ये है द जिहाद गेम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, और मैं कहूँगा कि इतनी फेयर बुक शायद ही किसी ने लिखी होगी, क्योंकि आप जो है, आपको मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम नहीं है, लेकिन आपको वो जो बोला जाता है भक्त सिंड्रोम भी नहीं है। तो आपने बहुत ही 100% फेयर बुक लिखी है, और मुझे लगता है कि अगर कोई ये सुन रहा है, तो जिसकी पहुंच है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, वो ये बुक प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दे, क्योंकि इसमें हर चीज़ का सार है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, जो भी हमारी गलतियां हुई हैं, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस बुक को अगर मोदी जी पढ़ लें, अगर इस साल एक किताब वो पढ़ें, तो मेक इट दिस वन। और ये मैं बहुत ही जेन्युइनली सीरियसली इस बात को बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच आर्यन जी, मुझे वापस आमंत्रित करने के लिए। और यहाँ तो मैं पहले कई बार आ चुका हूँ, हर बार अच्छा लगता है ना। और आपने जिस तरह से मेरी बुक को रेकमेंड किया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज कई सारे ऑडियंस भी इस माध्यम के द्वारा मुझसे जुड़ते हैं। तो जनरली मैंने एक चीज़ देखी है, मैं थोड़ा सा जहाँ भी एक ऑब्जेक्टिवली और एक रैशनल क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का करता हूँ, तो बड़ी गालियाँ शुरू हो जाती हैं वहाँ पर। क्या मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग जो है किसी भी चीज़ को एकेडमिक अप्रोच से देखते हैं। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, क्या है ना। पॉलिटिशियंस का काम है आइडियोलॉजी साथ लेकर के चलना, या आइडियोलॉजी का एक भूत जो है अपने साथ टांग के चलना है। अगर हम लोग भी वही करने लगे, तो फिर ऑब्जेक्टिवली जज करने वाले, एनालाइज करने वाले लोगों का कोई स्थान ही नहीं बचेगा, और लोगों तक बात तो पहुँचेगी नहीं। और जब आप किसी भी रिसर्च में, एकेडमिक्स में आइडियोलॉजी लेकर के आते हैं, चाहे वो रिलीजियस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, तो सबसे आप पहले ही उसकी हत्या कर देते हैं ना इस रिसर्च की। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक ऑब्जेक्टिव बात करूं, चाहे वो सरकार के फेवर में हो, चाहे वो अब सरकार के खिलाफ जाती है, फेवर में जाती है, एक अलग चीज़ है। लेकिन जो गतिविधियां, उसको मेरे अनुभव और मेरे जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ है उसके आधार पर मैं उसकी एक तथ्यपरक ऑब्जेक्टिव विवेचना करके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि एक उसका एक ट्रांसपेरेंट व्यू मिल सके। हमने बहुत सारी चीज़ें हैं ना इनमें जो आपने लिखी हैं, वो हम पिछले वीडियोस में बहुत इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर बात करूंगा, और जो बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टिडबिट्स हैं इस पुस्तक में, उनके ऊपर थोड़ी बात करूंगा। तो शुरू करते हैं। 1982 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेख अब्दुल्ला का वो था, रिसेटलमेंट एक्ट वो लाना चाहता था, जो पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लोगों को लेके यहाँ पे बसाना, और तो वो एक्ट के बारे में बताइए, वो रोका गया। वो कितना बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस हमारे देश के लिए हो सकता था, और वहाँ पे मंशा क्या थी। आपने रीसेटलमेंट एक्ट की बात की। देखिए कश्मीर के अंदर एक जो चीज़ है जो हम हमेशा से मिस करते हैं,
हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा है, हम लोग हमेशा बात करते हैं शुरू से साहब सेपरेटिस्ट, हुर्रियत की सब लोग बात करेंगे, लेकिन कोई जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पर, क्या जैसे एनसी और अभी 2000 के बाद से पीडीपी, इनका एक क्या स्पेस रहा पूरी वहाँ की सियासत के अंदर, और कश्मीर की प्रॉब्लम, कश्मीर के जो सेंटिमेंट्स हैं उसके एवोल्यूशन के अंदर इनका क्या रोल रहा, इसको जनरली किसी ने इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की। लेकिन अगर आप जब कश्मीर में खुद जाएंगे, अगर आप फील्ड में रिसर्च करने जाएंगे, वहाँ पर आपको एक बहुत डिफरेंट पिक्चर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, हम लोग जब इंडियन हिंटरलैंड में बैठते हैं, जब लोग कोई यूपी से अगर देखता है, कोई आपका राजस्थान से देखता है, तो उनको लगेगा कि ठीक है, एनसी एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है स्टेट की, जैसे कि कोई बीजू जनता दल हो या फिर जो है आपका तेलुगु देशम पार्टी हो या XYZ उस तरह की। वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, फेवर में बोलते हैं, लोग उनको उसी प्रिज्म से जज करेंगे। लेकिन आप वहाँ जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर ये जो सेपरेटिज्म का जो असली खेल जो है, इसकी रियल शुरुआत, मतलब एक सेंटिमेंटल आइडियोलॉजिकल लेवल पर उसकी जड़ें आपको ढूंढनी है, तो आप कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में ढूंढिए। ठीक है, देखिए एक बात तो तय है कि जब ये कश्मीर का सारा मसला जब इमर्ज हुआ था, महाराजा हरि सिंह जो थे वो भी एक अपनी इंडिपेंडेंस के ख्वाब नर्चर कर रहे थे। चाहे आज आप उनको ज़बरदस्ती कहते हैं ना सर से, हालांकि उस वक्त देशभक्ति के माने भी डिफरेंट थे, लेकिन आप ज़बरदस्ती उन पर हज़ार चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश करें कि नहीं साहब ये थे वो थे, चीज़ें उस तरह से ब्लैक एंड वाइट में नहीं थी। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक ऑटोनॉमी की, इंडिपेंडेंस की बातें आ रही थी, और ऐसी उनके दिमाग में नहीं, भारत की कई रियासतों के दिमाग में आ रही थी। जोधपुर के महाराजा फॉर इंस्टेंस, वो भी बड़े परेशान पेशो पेश में थे कि पाकिस्तान जाएं, इधर जाएं क्या, तो ये उस वक्त के हालात बड़े डिफरेंट थे। ऐसे ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके दिमाग में भी एक इंडिपेंडेंट कश्मीर के ख्याल आ ही रहे थे, एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी। उधर जिन्ना से उनकी बात बनी नहीं कुछ तरह से, तो फिर उन्होंने अपना इधर जो है डिसाइड कर लिया कि ज्वाइन करना। और पाकिस्तान ने जब एक अटैक किया इस पर कश्मीर के ऊपर, तो उसके बाद कोई रास्ता बचा नहीं था, फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर ये इन्होंने एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट साइन करके और हमारी तरफ ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शेख साहब के दिमाग में जो है ना, वो इंडिपेंडेंस के ख्यालात वो उनके दिमाग में चलते ही रहे थे। तो वो अपने अपने लेवल के ऊपर जो है अलग अलग लोगों के साथ डील करते थे। पाकिस्तान के साथ भी उनकी डीलिंग्स चल रही थी, अमेरिकन के साथ भी चल रही थी, सारी की सारी चीज़ें चल रही थी। क्या दूसरा उनका क्या था कि वो कश्मीर में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर तबके के लोगों को वो अपीज़ करने की कोशिश करते थे। तो जो उनका स्टेटमेंट श्रीनगर में होता था वो अलग होता था, जो जम्मू में होता था वो अलग होता था, जो दिल्ली में होता था वो अलग होता था, और दिल्ली के बियॉन्ड और भी अलग। दिल्ली के आगे बाहर जाते जाते, चाहे वो फारूक साहब हो चाहे शेख साहब हो, फिर वो एकदम भजन गाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देते हैं। लेकिन वहाँ की सोसाइटी आप देखें, कश्मीरी सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पर जो है इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को अगर वहाँ पर उस सोसाइटी में सर्वाइव करना है, तो इनको ये जो प्रो पाकिस्तान जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, और एक अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई इस गलत फहमी में है कि सारे कश्मीरी आपके साथ हैं या एक बहुत बड़ा आवाम का तबका आपके साथ में, तो ये गलत फहमी लोग अपने दिमाग से निकाल दें। वहाँ की पॉपुलेशन के अंदर एक रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का है, रिलीजियस आइडेंटिटी का, और उस आइडेंटिटी के नाते पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इमोशंस होना एक बहुत कॉमन फैक्ट है, और सब इसको जानते हैं, कोई ऊपर से स्वीकार करे ना करे, लेकिन सेंटिमेंट्स लोगों के हैं उनके साथ में। ठीक है, ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर। तो इसलिए अब उसको उस एलिमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जो वहाँ से जो सेटलर्स आए थे, उनको वहाँ पर सेटल करना ही था। तो उसके लिए सारी ये जो रीसेटलमेंट एक्ट वगैरह निकाली गई से, और कि अब इन लोगों को सेटल करो, ये करो। और उसमें कहीं ना कहीं देखिए, मैं इस दावे के साथ तो नहीं कहता, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, इसलिए मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलूँगा यहाँ पर, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब इस तरह के बड़े बड़े सियासी फैसले लिए जाते हैं स्टेट के अंदर कि भाई आप एक एनिमी स्टेट से आए हुए लोगों को आपको सेटल करना है, ये करना, तो उसके पीछे एनिमी स्टेट की एजेंसीज भी अपने खेल खेलती हैं। तो अगर उनके और इधर के नेताओं के बीच में कुछ संवाद हुआ हो, जम्मू कश्मीर के लोकल नेताओं के बीच में, किन के बीच में हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग चीज़ है। बिकॉज वो तो अगर आप उस जगह पर मौजूद ना हो, जब तक आपने उनको देखा नहीं है, बात करते हो, तब तक आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, उस दौर में जो इस स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन नेताओं के बीच में और पाकिस्तान की जो एजेंसीज वगैरह के बीच में अगर कुछ बातचीत हुई हो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने के अंदर, और तो उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा हुआ होगा तो डेफिनेटली उसके पीछे एजेंसीज के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होंगे कि आपको अपने एसेट्स कल्टीवेट करने हैं,
डेमोग्राफी चेंज का भी एक मोटिवेशन होगा कि आप यहाँ पर इस तरह के रेडिकल लोग लेकर के आए ताकि जो हिंदू माइनॉरिटी है इसको आप बाहर भेजें इधर से, और फिर धीरे धीरे जो है आप हर चीज़ वहाँ पर अपने एसेट्स बिठा देंगे तो आप कभी भी सैबोटाज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बाद में हमने देखा इधर से। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अभी शायद कुछ एक जब ये कुछ सर्वे वगैरह निकाला था, ये आई थिंक दिल्ली के अटैक के बाद या कुछ 83,000 ऐसा कुछ, पता नहीं कोई आंकड़ा आया था कि इतने पाकिस्तानीज इंडिया में रह रहे हैं। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स, बट एक आंकड़ा आया था, कुछ न्यूज़पेपर में बड़ा चल रहा था। तो ये बात तो तय है कि भाई वहाँ से लोगों को यहाँ पर, चाहे वो लीगल रास्ते हों चाहे इलीगल रास्ते हों, प्लेस किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। तो वो एक चीज़ होती रही है। और दूसरी बात ये कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि इस रीसेटलमेंट एक्ट के थ्रू जो है इंडियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बड़ा खतरा था और एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ के बड़े पॉलिटिकल एक्टर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, हालांकि मैं सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एज ए रिसर्चर जब मैं ये बात इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसी स्थिति में मेरा ये दायित्व भी बनता है कि मैं इसको जस्टिफाई करूँ। तो अगर आप देखें तो आगे भी जो है, अभी आप रिसेंट टाइम्स भी ले लें, 2000 के बाद से, खासतौर से परवेज़ मुशर्रफ के आने के बाद से, पाकिस्तान की दखलंदाजी कश्मीर की जो मुख्य धारा की जो सियासत है उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये मेन स्ट्रीम लीडर्स डायरेक्ट बात करते थे पाकिस्तान के लोगों से, आईएसआई भी उसमें शामिल थी। ये लोग हज उम्रा के नाते दुबई जाते थे। बीच में तो ये सिलसिला आ गया था कि हर आदमी साहब 6 महीने में, जनाब कहाँ पर है, फला साहब कहाँ पर है, उम्रा करने गए, हज करने गए। वहाँ बेसिकली इनकी मीटिंग्स होती थी। क्या वो इनफैक्ट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स के अंदर कश्मीर के अंदर जो है, और उसके अलावा लोकल डायनेमिक्स जो हैं, इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो, उनके अंदर अपनी कैसे क्या चीज़ें करवानी है, उसके अंदर भी पाकिस्तानी एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहा है। इनफैक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी है जो 2000 के बाद बनी थी, और वो पार्टी तो ओपनली, मतलब जो है ना, मतलब आप देखें उसको सॉफ्ट सेपरेटिज्म के लिए जाना जाता है, और वो जमाते इस्लामी के सपोर्ट से ही पावर में आती थी, और उनके तो ओपन लिंक्स थे टेररिस्ट के साथ में। टेररिस्ट जो है उनके नेताओं के घरों के अंदर भी जाते हुए पाए गए थे। और ये अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो आई थिंक किसी भी रिसर्चर को कश्मीर जाकर के अपने इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर भी इनको वेरीफाई करना चाहिए। हालांकि मैंने तो बहुत रिसर्च करके वेरीफाई करके ये चीज़ें डाली हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ। आपका रेफरेंस पीडीपी से है, और बहुत लोग वो जानते भी हैं, हमने उससे पहले डिस्कस भी किया है जब देखिए, हमने। मैं उन नेताओं के, इनके मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं बिना कहता ना, एक आप जब नाम लेने जाते हैं तो फिर लोग आपको रेटोरिशियन या इस तरह की बातें करते हैं। मैं उस तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। नहीं, इसमें वही बात है कि भाई कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। आपने पीडीपी की बात की, और अभी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम जो बात कर रहे हैं, बस उनका हिस्ट्री तो और भी पुराना है। एक ट्रेंड बता रहा हूँ मैं कश्मीर के अंदर। मतलब मेरा जो यहाँ पर जो मुख्य संदेश है वो ये है कि कश्मीर के अंदर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी सेपरेटिज्म के अंदर एक बहुत अलग तरीके से और बहुत गंदे तरीके से मुलव्वस हैं। वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है से। इनफैक्ट मैंने इस किताब में जिक्र भी किया है, पहले एक प्लेबिसाइड फ्रंट बना था, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से था। मेरा क्वेश्चन वही होने वाला था कि आपने लिखा है कि एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, उनकी शह पे ही एक जो पहला था JKLF से पहले जो था JKNLF, उसका निर्माण भी उसी के आशीर्वाद से हुआ था। और पता नहीं, ये आप तो नहीं बता रहे हैं कि कौन, बुक में तो नहीं लिखा है कि कौन था वो सीनियर पॉलिटिशियन। अंदाजा लगा लें, मतलब लोगों के लिए इतना मुश्किल काम भी नहीं है अंदाजा लगाना। ये जजमेंट हम लोगों पर छोड़ते हैं। तो वो JKLF का जो प्रीकर्सर, वो आज भी जीवित है, ऑर्गेनाइजेशन था। अच्छा, तो फिर तो समझ ही जाएंगे लोग। बड़े रंगीन मिजाज आदमी है। अब तो बिल्कुल ही समझ जाएंगे, अब उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत ही सेंसेशनल चीज है कि मतलब, और उसका आपने जो लिखा है कि उसका कारण ये था कि शेख अब्दुल्ला को जो जेल कराई थी कांग्रेस सरकार ने, उसका बदला लेने के लिए इस टेररिस्ट फ्रंट को खड़ा किया गया था। एक कारण ये भी था। ये देखिए इनकी टैक्टिक्स हैं। ये अब मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो डबल गेम खेलती हैं। कश्मीरियों को बोलेंगे साहब देखो यहाँ पर हम बैठे हैं आपकी हिफाजत करने के लिए, वरना दिल्ली की हुकूमत इतनी जालिम है क्योंकि आप पर जुल्म कर करके आप पर अजाब ढाएगी और आपको तबाह कर देगी। दिल्ली को जाके ये बोलते हैं कि जनाब कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का झंडा लेकर के हम खड़े हैं, और अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया, पैसा नहीं दिया, आपकी एजेंसीज ने हमको पैसा नहीं दिया,
हमें पावर नहीं दिया, हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, गनमैन, पीएसओ नहीं दिए, तो फिर वहाँ सब तबाह हो जाएगा और पाकिस्तान घुस जाएगा। ये ऐसी रिपोर्ट्स बना बना के भेजते हैं दिल्ली में एजेंसीज को और कहानियाँ सुनाते हैं। और हमारी कुछ एजेंसियाँ तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही काम करने लग गई। अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक खास एजेंसी जिसको कश्मीर में अपनी कहते हैं ना, एक कश्मीर के ऊपर लंबे समय तक उन्होंने पूरा एक चलाया है, कश्मीर के ऊपर कश्मीर के साथ वो सिनोनिमस है वो एजेंसी, ठीक है। उसके लिए तो ये भी कहा जाता रहा है कि अभी तक कई हलकों में कहा जाता है कि भाई वो तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की एजेंसी थी कश्मीर के अंदर, ठीक है। अच्छा। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की एजेंसी थी वो, ठीक है। और उसके कई सारे जो बड़े अफसरान थे जो थे, वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के साथ उनकी बड़ी पर्सनल दोस्तियां थी। और फिर जो लीडर्स थे लोकल वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, इन्हीं के सजेस्ट किए हुए लोगों, वो एनजीओज थे जिनको ये एजेंसीज पैसा देती थी। तो ये बस एक ही किस्म की रिपोर्ट भेजते थे कि आप कश्मीर में पाकिस्तान घुस गया, बड़ी तबाही आ रही है। सोल्यूशन क्या है कि आप फला फला पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, आप सब फला लोगों को, फला एनजीओ को सपोर्ट करो, हम नैरेटिव बदलेंगे। ये खेल बड़े लंबे अरसे तक चलता रहा। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई आपकी एजेंसियां भी कोई दूध की धुली हुई थी, ठीक है। ये एजेंसियां के अंदर भी बाबू ही बैठता है ना क्या से, तो टिपिकल एक जो आपका आईएएस आईपीएस, जो जनरली आईपीएस ऑफिसर्स डोमिनेट करते हैं, वही इनको मैन करते हैं। वो भी, उनकी भी अपनी कमजोरियां, उनके भी अपने इंटरेस्ट डेवलप हो गए इस सेटअप के अंदर, तो वो एक उस तरह का सिस्टम चलता रहा। तो ये बड़ा एक डबल गेम खेलती रही, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो अब जब एनसी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो एनसी जो है उसके शुरू से इंडिपेंडेंट कश्मीर के नोशंस थे। अब देखिए, हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ठीक है, तो आज दुनिया भर के तमाम एक चलते हैं, ठीक है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता, ठीक है, कि साहब ये उनसे मिले हुए थे शेख अब्दुल्ला। ये कुछ बातें जो होती हैं ना, आई थिंक उनमें हमें एक न्यूएंस जजमेंट लेना चाहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को भी जब शेख अब्दुल्ला के बाद में एक लेटर है क्या, तो वो आई थिंक नेहरू ने लिखा था उनको, कुछ रेजोल्यूशंस पारित हुए थे स्टेट असेंबली के अंदर, तो नेहरू को भी लगा कि इस आदमी ने धोखा दे दिया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और नेहरू ने उनको एक लेटर में लिखा है, आई थिंक आई मेंशन्ड दैट इन माय बुक, और इसको जगमोहन साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि यार देखो, ऐसा है, तुम जो कर रहे हो ये बहुत गलत बात है। ये हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हाँ, खिलाफ है उसके एकदम। खिलाफ है, वादा खिलाफी है। और जो है ना, ये कुछ वो स्टेट सब्जेक्ट्स को शामिल करने की और वो सारी बातें थी, क्या ना। और ये मेरे लिए बहुत एम्बैरसमेंट है, ये धोखा है, क्या है ना। तो नेहरू ने समझाने की कोशिश की, ठीक है। फिर जब नहीं आया तो फिर अल्टीमेटली फाइनली इनको जो है सर से अलग तरीके से इनको टैकल किया गया, कंट्रोल किया गया, क्योंकि हरकतें तो तभी सामने आ गई थी। 49-50 के बाद ही कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी असला आना शुरू हो गया था और वो सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। अब उसके बाद जब इनको अंदर बंद किया गया, अंदर इनको रखा गया काफ़ी, तो पहले तो इनिशियली तो कांग्रेस और इनके बीच में ही सारी टसल चल रही थी। देखिए, आज मतलब वो जो इतिहास में जो भूले हुए जो हुई उस वक्त अलग डायनामिक्स थे, वो सारी अलग चीज़ें थी। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि तब जो पॉलिटिकल एक्टर्स थे ना, वो जो सेंटर में बैठे हुए थे, उनके और इनके बीच में भी बड़ी टसल्स चल रही थी। क्या ऐसी बात नहीं है कि वो सारे इनके साथ जाकर के बिल्कुल क्या एक हम बिस्तरी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इनके बीच में भी काफ़ी टसल्स चल रही थी और शेख अब्दुल्ला कई सालों तक जेल में रहा। इंदिरा गांधी बड़ी स्केप्टिकल थी इन चीज़ों को लेकर के। फाइनली इंदिरा जी ने जो एक अकॉर्ड करवाया 1975 के अंदर, तब जाके चीज़ें की सेटल हुई। बट यस, हम प्लेबिसाइड फ्रंट की बात करते हैं, तो प्लेबिसाइड फ्रंट आपका जो है वो इसीलिए तैयार किया गया था क्योंकि ये शेख अब्दुल्ला को जो गिरफ्तार किया था, इससे बड़ी नाराज़गी थी और थोड़ा सा भाई दिल्ली को सबक सिखाना है। इनके जो नेता वेता थे वो इधर भी थे, उधर पीओके के भी बैठते थे, और कुछ हमारे यहाँ के जो बड़े नेता थे उस वक्त के, वो उधर जाके उनसे मिल के भी आए थे, कश्मीर के नेता, ठीक है। अब ये प्लेबिसाइड फ्रंट ही बाद में जाकर के एक तरह से आप मान के चले कि एनएल आपका जेकेएलएफ वगैरह, एनएलएफ वगैरह, उन सब के अंदर यही आगे इनकी परिवर्तित होते हैं, ठीक वो है। मिलिटेंट विंग हो हाँ, गई उनकी। मिलिटेंट परिवर्तित होते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि वहाँ पर अगर आप जाके कश्मीर में किसी से ही पूछें, आप पुराने जमात इस्लामी वालों को या उनको उधर से, तो वो ये कहते हैं कि साहब यहाँ तो कॉमन, मैं पॉपुलर परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, कि आप हमें क्या बोलते हैं, यहाँ तो सारा सेपरेटिज्म, ये तो जो है एनसी का काम है, फरूक साहब का काम है, ये नो। मैंने पूछा कैसे, क्योंकि जमात को 1970s में कांग्रेस का सपोर्ट था। कांग्रेस जो है एनसी को डैमेज करना चाहती थी, एनसी की पॉपुलैरिटी वहाँ पर, क्योंकि एनसी, कांग्रेस को लगता था कि एनसी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इंडिपेंडेंस के ख्याल रखती है और शेख अब्दुल्ला सीआईए के साथ भी डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये बड़ी ओपन डोमेन में आए हुए फैक्ट्स हैं, कुछ अमेरिकन वहाँ पर कुछ ऑब्जर्वर्स भी आए थे उस ज़माने में।
तो उनको लगा कि यार इनको कमज़ोर करने के लिए हम जमात को सपोर्ट करते हैं। जमात एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। वो हालांकि इनकी गलती थी, क्योंकि इन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये लॉन्ग रन में कितना डेंजरस हो सकता है। चूँकि इस्लाम की और उसकी इतनी समझ नहीं थी तो इन रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, इसलिए इन्होंने ये गलती की। इन्हें लगा कि ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर फ़ायदा हो रहा है, अगर यही मेन कंटेंडर है तो इसी को सपोर्ट करते वही हैं। पंजाब में जैसे यस, भिंडरांवाले को खड़ा किया, अकालियों को यस, कमजोर सेम करने। चीज़, सेम चीज़। हम्म। तो फिर जब बाद में जो है ये प्लेबिसाइड फ्रंट के आगे ये सारे जो निकलने लगे, सारे जो अवशेष जो थे, या जो कहते हैं ना ऑफशूट्स, जो JKLF, NLF और ये सारे के सारे, ये 84 तक आते आते थोड़े से स्ट्रांग हो गए थे। लंदन में हमारे एक डिप्लोमेट का अगवा किया था इन्होंने, आपको याद है, महात्रे। रविंद्र महात्रे को। तो वो जब अगवा किया तो इधर जमात वाले जो थे, इन्होंने पाकिस्तान में आके ये बड़े पावरफुल हो गए ये सारे, और पाकिस्तान को लगा कि ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ये मतलब वहाँ पर जो लोकल कश्मीरी ग्रुप्स हैं, ये इतने पावरफुल हो गए, और अमेरिकन्स को भी लगा कि ये यहाँ पर इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। दैट मीन्स इनके साथ काम किया जा सकता है। एजेंसीज का ये काम होता है दुनिया में हर जगह। तो पाकिस्तान में थोड़ी इसको लेकर के घबराहट हुई, बेचैनी हुई कि अगर ये ग्रुप्स, कश्मीरी ग्रुप्स अपने आप में इतने पावरफुल हो गए और सीधे गोरों के साथ एंगेज करने लगे, तो फिर हमारा क्या स्टेक रह जाएगा कश्मीर में। तो इनिशियली उनके दिमाग में ये था कि साहब हम ऐसे ग्रुप्स खड़े करें कश्मीर के अंदर जो इन लोकल ग्रुप्स को, जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं, इनको साइड में, इनको एलिमिनेट करके और हमारे लिए काम करें, प्योरली रिलीजियस आइडियोलॉजी पर चलने वाले ग्रुप्स हों, और एक्सेशन टू पाकिस्तान की बात करें। तो इसलिए इन्होंने, आप देखेंगे शुरुआती डेज में मिलिटेंसी के पाकिस्तान के जो नए क्रिएट किए हुए ग्रुप्स थे, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन क्रिएट किया था, वो लोग इनको डैमेज करने में ही लगे हुए थे, JKLF वगैरह को। और JKLF धीरे धीरे JKLF खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि JKLF कोई बहुत सेक्युलर संस्था थी, उसके अंदर भी रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, वो हार्डकोर एंटी इंडिया आइडियोलॉजी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वगैरह, वो सारी चीज़ें प्रेवलेंट थी, और बड़े इन्होंने भी कत्लो गारत किया है कश्मीर के अंदर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ये लोग उस तरह से सूट नहीं करता था। पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उसमें था कि कश्मीर में ऐसे ग्रुप खड़े किए जाएं जो आपका जो है ना एक तरह से जिहादी माइंडसेट के हों, और जिनकी निष्ठा पर कोई आपको शक ना हो। तो उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा किया। हिजबुल मुजाहिदीन बेसिकली जमात इस्लामी का इंटेलेक्चुअल आर्म था, और जमात इस्लामी तो पूरी की पूरी पाकिस्तान भक्त है उधर से, शुरू से, आज भी है। आपने सर इस बुक में एक्चुअली में लिखा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के ऊपर एक इंटेलेक्चुअल तरीके से रिसर्च करने की ज़रूरत है। 26/11 के बाद लश्कर तैयबा LET के ऊपर बहुत सारी किताबें आई, रिसर्च आया फॉरेन ऑथर्स के द्वारा, और जैश मोहम्मद के ऊपर आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है। अब आपने थोड़ा एक चैप्टर तो इसमें डेडिकेट किया है हिजबुल मुजाहिदीन और उनकी जो इंटेलेक्चुअल वे, जो उनका जो ग्राउंड बेस है जमात का, जमात इस्लामी, उसके बारे में। तो ये हिजबुल मुजाहिदीन को आपने एक्चुअली में टर्म किया है द ग्रेवेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, हिजबुल और जमात के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है ज़्यादातर। कश्मीर में कोई भी मिलिटेंसी, कोई भी फॉरेन ग्रुप बिना लोकल सपोर्ट के काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हिजबुल भी एक तरह से उनका बच्चा मान लीजिए, ऑफशूट, ठीक है। मेन है जमात इस्लामी, ठीक है। जमात इस्लामी वो ओपन डोमेन में काम करती है, ठीक है। जमात इस्लामी कोई हाथ में बंदूक लेकर के सड़कों पर मारने नहीं निकलती। वो उनके जो मौलवी हैं, उनके जो हार्डकोर फायर ब्रांड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका एक रुकून होता है। ऐसे कुल मिला शायद 5000 पता नहीं कुछ रुकून है कश्मीर के अंदर ना, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, बट उनका बड़ा मुश्किल होता है वो बनना, ठीक है। रुकून क्या होता है? वो एक यूनिट का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेड होता है जमात के अंदर। तो इतनी छोटी छोटी यूनिट है कि 5000 मैं वही कह रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर में कंफ्यूज कर मतलब रहा हूँ। हजारों में है। हाँ, वो 300 है या 400 है, मुझे पता नहीं, वो मुझे याद नहीं रहा। बट इनका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें रुकून इज अ वेरी पावरफुल एंटिटी, और वो आई हैव मेंशन्ड दैट इसके अंदर है ना। रुकून बनना है, जमात के अंदर एंट्री लेना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज ही बहुत ही ये क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये प्योरली रेडिकलाइजेशन पर काम करते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन पर काम करते हैं ये लोग। मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं। उनका ये कहना था कि आदमी की ज़िंदगी की हर चीज़, पर्सनल चीज़ यानी कि आप कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या सोते हैं करते हैं, और सोशल चीज़ें, सोशल बिहेवियर, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट, जुडिशरी, स्टेट सिस्टम,
सब शरिया के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो इनका बेसिक एम है इस्लामाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये पाकिस्तान सपोर्टर हैं जमात वाले, सेपरेटिज्म के सपोर्टर हैं, ठीक है। तो ये लोग वहाँ गांव-गांव में जा करके कश्मीरियों को सूफिज्म के खिलाफ भड़काते हैं। इनको पसंद नहीं आता ये पीर मज़ारों पे जाना, ये करना। ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हार्डकोर प्योरिटेनिकल इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। इज्तिमा करते हैं, डिस्कशंस करते हैं लोगों को बुला बुला के, फिर ये यतीम खाने चलाते हैं, आपका शादियाँ करवाते हैं लोगों की, स्कूल्स चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं। तो ये इनका एक ज़बरदस्त मतलब सोसाइटी के हर फंक्शन में, हर विंग में घुसे हुए हैं ये। अब इनका इतना नेटवर्क है कि भाई ये अगर ये कह देंगे साहब इन्होंने कॉल दे दी जमात ने कि हड़ताल होगी तो हड़ताल होगी, इलेक्शन में वोट नहीं देना तो नहीं देना। अगर इन्होंने कोई सपोज इलेक्शन में वोट देने जा रहा है, किसी जमाती ने देख लिया रास्ते में, कह दिया अच्छा तुम शहीदों की कब्र के ऊपर जाके जूते रौंद के जाओगे, तुम क्या कहते हैं, तुम्हें तो शहीदों की कब्र पर फूल बरसाने थे, तुम तो गद्दारी कर रहे हो कौम से। तो ये एक सिग्नल है कि भैया अगले दिन आपको निपटा दिया जाएगा। फिर ये या तो जो है पब्लिक उस कैरेक्टर असैसिनेशन किसी का इतना बुरा करेंगे कि ये कौम का गद्दार है, इंडिया से मिला हुआ है, कि कोई उसको उठा के वैसे ही मार देगा, कि उसको फेमस एक्सपोज कर दिया कि साहब सोशल मीडिया के ऊपर ये गद्दार है, वो है ऐसे ना। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो मोटिवेट होगा, उसको मार देगा। नहीं तो ज़्यादा हुआ तो अपने हिजबुल मुजाहिदीन को किसी को बोल करके उसको मरवा देंगे, ठीक है। HM जिनको मारता था कश्मीर के अंदर, चाहे वो किसी कोई जैसे कोई जर्नलिस्ट को, किसी लीडर्स वगैरह को, तो वो जो टारगेट लिस्ट वगैरह जो थी ना, वो जमात के द्वारा रिव्यू होती थी सारी की सारी। तो जमात वहाँ पर इस मिलिटेंसी को पीछे से चलाता है। 2016 का जो बुरहान वानी के बाद का जो एजिटेशन था, उसके पीछे जमात इस्लामी था। जमात अपने रिक्रूट्स प्रोवाइड करता है हिजबुल ज्वाइन करने के लिए। जमात के लोग एज OGW काम करते हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए हो, चाहे लश्कर के लिए हो, चाहे जैश के लिए हो। और हिजबुल इनका मिलिटेंट विंग है। लोकल सारी इंटेलिजेंस, खबरें, एरिया की समझ, ये सब वो जानते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जब तक ये इफेक्टिव नहीं होगा वहाँ पर, तब तक आप काम नहीं कर सकते। अगर जैश या लश्कर को भी काम करना है कश्मीर के अंदर, ऑपरेट करना है, तो उनको इन लोगों की बिना मदद के, इनके बिना सपोर्ट के वो काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हिजबुल मुजाहिदीन की रेलेवेंस हमेशा रहेगी। वो एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे, और वो लोकल सेंटिमेंट को उकसा करके रखते हैं, लोकल कंडीशंस को समझते हैं। और जमात इस्लामी एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो मैसिव स्केल पर क्या करवा सकता है, क्या नहीं करवा सकता है, उसका एग्जाम्पल तो आप बांग्लादेश में भी देख चुके हैं, है ना। ये जमात इस्लामी बांग्लादेश, ये कश्मीर जमात इस्लामी से कोई खास फर्क नहीं है। इनके इंटरनल लेवल पर इन लोगों के रिलेशंस भी हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, सिमिलर मोडस ऑपरेंडी है, सेम आइडियोलॉजी है, उससे बस ज्योग्राफीज अलग अलग है। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जमात को मैं क्यों ग्रेवेस्ट थ्रेट कहता हूँ, क्योंकि जमात ने अपने लोग स्टेट के हर इंस्टीट्यूशन में पेनिट्रेट करवा दिए। देखिए, जमात के सपोर्ट के बिना PDP सरकार बना नहीं सकती। और अभी तो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था, क्योंकि इनको लग गया है कि PDP तो नहीं आ रही है सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इनको एलिनेट कर नहीं सकती। इनके स्कूल से निकले हुए लोग प्रशासन में, एकेडेमिया में, पुलिस में, इंटेलिजेंस में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर सब जगह जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर जमात के अपॉइंट किए, जमात की सिफारिशों पर लगे हुए लोग प्रोफेसर बने हुए हैं, उनके ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट में इनका बड़ा एक रोल होता है, और सिलेक्शंस में बड़ा एक रोल होता है। तो फिर वो तो अपनी वफादारी निभाएंगे ही ना। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक जब ये धारा 370 हटाने के बाद का सारा जो माहौल चल रहा था, तो गवर्नर के जो कोर एडवाइजरी जो थी टीम, उसके अंदर एक JNK कैडर के IAS अफसर थे। आपने लिखा है सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, सीनियर अफसर थे बड़े। अब वो उनसे पूछा गया कि भाई जमात के स्कूल्स कितने हैं, इन सब पर कार्रवाई करनी है। तो उन्होंने कहा जनाब 30-40 स्कूल होंगे, ठीक है। 30-40, ठीक है। अब जैसा कि होता है हमारे अमूनन जो, और वहाँ पर जो दूसरे जो एडवाइजर्स थे, सब सॉफ्ट अमूल बटर बेबीज, उधर से आप बाहर से गए हैं, आपको ज़्यादा ग्राउंड का पता नहीं है, ठीक है। मान लिया 30-40 होंगे। देन मैंने कहा उनसे, गवर्नर साहब से, कि मैंने कहा कि ये बात जो आप और जगह से वेरीफाई करवाइए। फिर उन्होंने किसी और से पूछा नीचे, जो एक और, वो भी कश्मीर के ही अफसर थे, लेकिन वो बड़ा नेशनलिस्ट और ग्राउंड पर काम करने वाला आदमी था, और बड़ा उसने ज़बरदस्त रोल भी किया, बड़ा दबंग अफसर था, ठीक है सर से। तो मुझे कितने के, जनाब 30-40 नहीं, यहाँ पर कोई 30-40 हज़ार भी संख्या हो सकती है इसकी, ठीक है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहें, क्या दर्द नहीं है। तो ये उनके एक्सपेंशन का एक एक्सटेंट है, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं, स्कूल्स के मैनेजमेंट में घुस जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। और ये बहुत ही सिस्टमेटिकली जो सेक्युलर स्कूल का सेटअप था, उसको डिस्ट्रॉय किया गया मिलिटेंसी के फेज में, ताकि ये लोग एक अल्टरनेटिव बन जाए।
बिजनेस बॉडीज में घुस जाते हैं, एग्रीरियन बॉडीज में घुस जाते हैं, हर जगह ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये। तो इसलिए जमात मतलब जो है ना एक स्टेट को ओवरटेक करने का, पूरा टेक ओवर करने का एक जरिया है। तो ये बड़ा एक थ्रेट है। और ये डीप स्टेट है वहाँ की। यस, मिलिटेंसी की, जिहाद की ये डीप स्टेट है। आप ये ख्याल रखें कि फ्यूचर के अंदर ये चीज़, ये थ्रेट जो कश्मीर में है, ये आप रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी फेस करेंगे। अच्छा, यस, जमात इस्लामी का। यस, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को पीएफआई का जो होल्ड था, पीएफआई क्या है? पीएफआई इज अनदर वर्जन ऑफ जमात, पीएफआई का पॉलिटिकल विंग था, पीएफआई का एसडीपीआई वगैरह, इनके स्टूडेंट्स विंग थे, इनके रिलीजियस विंग थे, एजुकेशन में सब जगह ये लोग फैले हुए थे। पीएफआई के कितने लोग तो पुलिस में नौकरी कर रहे थे, वहाँ पर पाया गया। पीएफआई वाले अपने लेक्चर्स में जाके क्या बोलते थे कि बच्चों को, उनको, कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी से बच्चों को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए। तो ये एक जाल फैलाने का एक तरीका है अलग। और J&K सिविल सर्विसेज ऑफिसर की आपने बात की, आपने ये भी मेंशन किया है कि एक एनआईए की टीम आई हुई थी और उनकी लोकेशन हाईली क्लासिफाइड थी, लेकिन शाम तक सैयद अली शाह गिलानी के पास उस एनआईए ऑफिसर्स की लोकेशन पहुंच गई थी, और वो उसके पीछे ये J&K सिविल सर्विस ऑफिसर का जो हाथ था वो भी आपने बताया। तो ये जमाती बैकग्राउंड का आदमी था। देखिए, अब मैं उसमें कहूँगा एग्जैक्टली इसी का हाथ था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर है कि जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर, उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन जमात का और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स का बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, जब मैं कश्मीर में था तभी हमने देखा था कि होम डिपार्टमेंट के अंदर 13 में से 9 सेक्रेटरी कश्मीरी थे। ठीक है ना, तो उनका इन्फिल्ट्रेशन बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, और वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक होती थी, प्रेस नोट, सर्कुलर्स, इनफैक्ट जो क्लासिफाइड जो मैसेजेस जो डाक वगैरह होती थी वो भी बाहर आ जाती थी, कई सारी तो हमने देखी है। ठीक है, तो वो गिलानी के पास पहुंच गई होगी। इनफैक्ट अगर ये जो मीरवाइज उमर फारूक है, या तो इसका बेटा है या इसका कुछ, इसका बड़ा क्लोज रिलेटिव है, वो भी सिविल सर्विसेज में काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस तरह से ओपन इनका इन्फिल्ट्रेशन था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, उससे पहले कि लोगों को ये मौका मिले कि साहब आपने पूरे इंस्टीट्यूशंस को वो कर दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जेकेपी जो है, और इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के भी कई सारे बड़े अफसर जो है ना, पुराने बड़े, उन्होंने नेशनलिस्ट काम किया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो ख़ास तौर से टेररिज्म को फाइट करने के अंदर बड़ा एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया, और आज भी वो फ्रंट रनिंग फोर्स है। हैविंग सेड दैट, आई विल अगेन से दैट कि ये जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स का जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो इन्फ्लुएंस है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट हो, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट होती रही हैं, ये इन तक पहुंच जाती हैं। जब आप कोई कार्रवाई करने की सोचते हैं ग्रास रूट्स लेवल पर जमात के लोगों को पकड़ने की, या किसी OGWs वगैरह को पकड़ने की, तो उनके जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो पुलिस में हो, उनकी मदद से ये लोग बच निकलते हैं, भाग जाते हैं। नहीं, इसमें यही है कि दोनों चीज़ें हैं। अब हम, चलो अब ये बात करनी नहीं थी लेकिन अब कर लेते हैं क्योंकि आ गई है ये बात। दिल्ली लाल किला का जो पूरा अटैक होना था, उसका जो एक्सपोज होना शुरू हुआ, वो शायद कहीं ना कहीं J&K पुलिस और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बहुत ही अजाबाज ऑफिसर्स थे, बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, जिसने ये पूरा चिट्ठा खोल दिया। ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला था कि पता नहीं कितने लोग मरते। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप देखिए कि हमारे जो अभी के जो लोग हैं, उन्होंने कितनी बड़ा ये ब्लंडर किया कि कितने 1000 किलो का जो एमोनियम नाइट्रेट था, उसको यहाँ फरीदाबाद से आप पूरा जम्मू कश्मीर में लेके गए, और वहाँ पे आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए और वो ब्लास्ट हो गया। तो ये मतलब यहाँ तो सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ J&K पुलिस ने अच्छे से हैंडल नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि आपने अलाउ ही कैसे किया कि मतलब फरीदाबाद से आप लेके जा रहे हो, यहाँ पे भी हो सकता था, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। तो यहाँ पे क्या मतलब इतनी गलतियाँ कर रहे हैं हम, इतनी बेसिक चीज़ पे गलतियाँ कैसे हो सकती है? देखिए, मैं इस पर एक बात कहूँगा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त लापरवाही थी। ठीक है, आप इतने बड़े क्वांटिटी के वो मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव्स है, उसको आपको मिलते जनरली एक्सप्लोजिव को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और उसको स्टोर भी करना है तो मिलिट्री ग्रेड स्टोरेज फैसिलिटीज़ में उनको लेके जाया जाता है। आप यहाँ से इतनी बड़े रिस्की सामान को यहाँ से आप कश्मीर लेकर के जा रहे हो। ठीक है, बिना ऊंचे अफसरों की परमिशन के, बिना उनको नॉलेज में बताए ये काम हो नहीं सकता। तो दो चीज़ें यहाँ पर,
अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के किया गया तो दे शुड बी सस्पेंडेड, दे शुड बी इमीडिएटली सैक्ड फ्रॉम द सस्पेंडेड क्या, जॉब। कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, कोई सवाल सस्पेंड कौन करेगा? मैं उस पर आ रहा हूँ ना सर से। और अगर उनको बिना बताए किया गया है तो वो इनकॉम्पिटेंट है, उनको अपने उनके जो मातहत हैं उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, एंड दे डोंट डिजर्व टू स्टे इन द सर्विस। ऐसे केस में भी उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए तुरंत। अब यहाँ परेशानी ये है कि भाई जनरली देखिए, मैं तो पूछता हूँ भाई ठीक है, डीजीपी कश्मीर जो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरे मैटर के अंदर, और भी कई सारी बातें हैं। ये जो दिल्ली में जो पकड़ा गया 2900 kgs एक्सप्लोजिव, उसके पहले वो जो पोस्टर जो थे वो तो करीब मेरे ख्याल से उससे महीना भर पहले वहाँ पर कश्मीर में दिखे थे। उस पोस्टर्स के थ्रू ये वागे के पास पहुँचे, उसका इंटेरोगेशन किया गया था, और आई थिंक इनको काफ़ी पहले पता चल गया था कि एजेंसीज़ को, मतलब कश्मीर वालों को, वहाँ पर जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन था, श्रीनगर पुलिस को तो पता चल ही गया था इधर से। वहाँ पर हालांकि कुछ एक दो अफसर है वो बहुत क्रेडिट ले रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि उनको ये तो पता चल ही गया था कि इसमें से ये उमर नबी जो है इस तरह से ये फरार हो चुका है, ठीक है इधर से। तो अब उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। नहीं ठीक है, क्रेडिट ले लो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये इतनी बड़ी डिजास्टर आपने किया है, इतना बड़ा ब्लंडर आपने किया है, तो उसका भी तो क्रेडिट लो ना। मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उस चीज़ के ऊपर, तो उस पर भी कुछ ब्लंडर हुए। ये उमर नबी तो भाग गया था, ठीक है, शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या जो श्रीनगर पुलिस जो है उनको शायद कुछ इसका शायद जो इन्वेस्टिगेट उन्होंने किया तो उन्हीं के पास जानकारी रही होगी, तो कुछ आइडिया तो लगा होगा। तो उसको हम क्यों नहीं पकड़ पाए, एक तो ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। मैं इसका जवाब डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एजेंसी शुड एक्सप्लोर बेटर। बट मुद्दे की बात आपने जो प्रश्न किया कि इतना बड़ा एक्सप्लोजिव का कंसाइनमेंट आप यहाँ से वहाँ लेकर के जा रहे, भाई क्या ज़रूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? क्या ये कोई क्रेडिट लेने का गेम चल रहा था, मेडल्स के लिए चल रहा था, या फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप उसको यहाँ से वहाँ ले गए? इतने आपके अफसर मारे गए, डीएसपी रैंक का अफसर मारा गया। मैं और इंसिडेंटली मैं उस दिन वहीं पर था जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ, मैं श्रीनगर में ही था। बड़ी दूर तक इसकी आवाज़ आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये इसके अंदर इतने बेगुनाह लोग मारे गए, जूनियर अफसर थे, जूनियर पुलिस ऑफिसर, मतलब कई सारे यंग बच्चे थे ना। इसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो इमीडिएट लीडरशिप है वहाँ की श्रीनगर पुलिस की या फिर जो है स्टेट की, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि वो आईपीएस हैं तो आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। अगर इस सरकार इस उसमें माइंडसेट में रही तो फिर ठीक है, लोग आपके लिए लॉयल भी नहीं रहेंगे। नहीं लेकिन डिसीजन J&K पुलिस में आईपीएस ऑफिसर्स का कैसे हो सकता है? ये डिसीजन मतलब होम मिनिस्टर का, डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, ये कहाँ थे? मतलब इनका डिसीजन नहीं हो। आप क्या कह रहे हो कि मतलब सिर्फ उन्होंने डिसाइड किया, J&K पुलिस के ऑफिसर्स ने डिसाइड किया और वो ले गए चुपचाप? यहाँ पे तो परमिशन लिया होगा ना, होम मिनिस्ट्री से लिया होगा या एनएसए से लिया होगा। जनरली इन मैटर्स में क्या होता है, इसमें सारे कुछ प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं, ठीक है सर। वो डिटेल्स मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैं भी उस लेवल पर तो वी डोंट वर्क एट दैट लेवल, ठीक है भाई। जैसे जहाँ केस रजिस्टर हुआ है, ठीक है, तो अब एविडेंस कहाँ पर जाएगा? जहाँ केस रजिस्टर हुआ है वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा? अब अगर केस वहाँ पर जाएगा तो ठीक है, अगर सिर्फ प्रोटोकॉल का ये प्रोटोकॉल है आपका कि अगर केस आपका वहाँ रजिस्टर हुआ है तो एविडेंस वहाँ ट्रांसफ़र करना होगा। तो कई बार आप जो है ना, सिर्फ प्रोटोकॉल की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप लार्जर फैक्टर्स को थोड़ी इग्नोर कर सकते। तो डेफिनेटली इसमें कुछ प्रोसीजरल इशूज़ रहे होंगे। मैं ये चूँकि मेरी जानकारी भी इस विषय में कम है, मैं इतना इसमें क्लेम नहीं कर सकता कि इसमें NHA आपका होम मिनिस्टर वगैरह क्या रोल रहा होगा। बट कई बार हमारा क्या सिस्टम, अगर रोल नहीं है तो फिर तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा सिस्टम जो है ना, वो प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल से ज़्यादा कहता है ना, उससे लकीर के फ़कीर बन जाते हैं कई बार ये लोग, ठीक है। तो उसमें जब स्टोरेज फैसिलिटीज़ वहाँ पर उस किस्म की थी नहीं, आपके पास ये तो पता ही होगा ना इनको कि भाई उस किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है। जब आपको पता है वो इतना सेंसिटिव एरिया ऑलरेडी है, आप वहाँ पे लेके जा रहे हो, वहाँ पर आप लेकर के जा रहे हो और आप एक थाने में रख रहे हो। इतनी कोई छोटी मोटी क्वांटिटी 4-5 किलो तो है नहीं, वो कोई 8-10 किलो तो है नहीं, वो इतना लार्ज क्वांटिटी में है। आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है और आप इतनी जानों को इसमें रिस्क में डाल करके वहाँ पर रख रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें विचार किया जाना चाहिए इसके ऊपर। और आई थिंक जिसने भी ये निर्णय लिया, जो भी जिसका भी डिसीजन था, तो कुछ तो इनको कदम उठाने चाहिए। लेकिन उठाएगा कौन? अगर हाईएस्ट लेवल पे जो बंदा डिसीजन ले रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है, आइदर ड्यू टू लैक ऑफ वो कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है सिर्फ से बिकॉज मैं कह रहा हूँ, अगर मतलब मान लो कि उनके अप्रूवल के हिसाब से हुआ है तो भी गलत है, उनकी जान के बिना हुआ है तो भी तो वो गिल्टी तो है ही ना, क्योंकि आपने वो स्ट्रक्चर प्लेस कैसे,
मतलब आप बताओ कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उनको अगर ये नहीं पता है कि 2900 के जितना भी था, कितने हजार किलो था वो, 2900 kgs। हाँ 2900 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट कोई यहाँ से उनको बिना बताए फरीदाबाद से कश्मीर ले जा रहा है कोई आईपीएस ऑफिसर या कोई भी, तो ये उससे बड़ा इनकम्पिटेंस क्या होगा उस व्यक्ति का? या फिर उनकी परमिशन के साथ ले जा रहा है तो वो भी तब भी गिल्टी है। मैं तो कह रहा हूँ दोनों ही केस में, चाहे वो उनके इंफॉर्मेशन के बिना हुआ है या उनके अप्रूवल से हुआ है, दोनों ही केस में तो वो गिल्टी हैं। ये बड़े गंभीर विषय है अरिहंत जी, और मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि इनको दे नीड मोर इन्वेस्टिगेशन, और जो भी इसमें जिसकी तरफ से भी जो भी लापरवाही लेकिन या सर गलती वही हुई बात है ना, सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब तो भूल भी गए, शायद हुआ भी था। अच्छा ये सपना तो नहीं था कि दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ था क्या? लाल के कोई बात ये कर रहा है, आप दुर्भाग्य है बताओ देश का, कितना, एक डेढ़ महीना हुआ होगा। ये दुर्भाग्य है देश का। बट निश्चित तौर पर इस विषय की एक गहन रूप से जांच होनी चाहिए, और जिसकी भी लापरवाही है या जो भी है ना, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो अब कुछ मेरे ख्याल से बची नहीं, कोई पूछता नहीं और कोई जवाब देता नहीं। बट इस बुक पे वापस आते हैं सर। इसमें आपने एक एक्चुअली में हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैडेट्स हैं और जो उनका जो कैडर है उसके ऊपर आपने बात की है कि कैसे वो डिफरेंट हैं जो LET के थे या जैश ए मोहम्मद के थे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी वजह से ही पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी भी अभी चेंज की है। और डिफरेंस देखिए, एक मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा कि एक आप भारत की किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आप मास्टर्स कर रहे हैं, एक आप आईवी लीग से पढ़ करके आए, ठीक है ना। तो वर्ल्ड ऑफ जिहाद में भी वही है। हिजबुल मुजाहिदीन अपने लोकल जिहादी हैं, ठीक है ना, तो वो लोकल यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो उनकी ट्रेनिंग के लेवल्स भी उसी तरह के थोड़े से क्रूड टाइप के हैं, ठीक है। मोटिवेशन लेवल्स भी उतने स्ट्रांग नहीं हैं, ना, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म भी उतना नहीं है। एक लश्कर है, लश्कर बेसिकली प्रॉपर इट्स लाइक अ सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म, सरकारी मुजाहिदीन आप कह दीजिए उनको, ठीक है ना। पाकिस्तान आर्मी की एक एक्सटेंडेड यूनिटी कह दीजिए आप उसको, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग लेवल्स भी बड़े हाई क्लास हैं, से उनको SSG कमांडोज ट्रेन करते हैं, है ना। और उनके मोटिवेशन लेवल्स भी बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा सा इंडोक्ट्रिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा है ना। फिर आपका जैश है, हार्ड कोर हाईली प्रोफेशनल, बिल्कुल ट्रेड क्राफ्ट के अंदर मंझा हुआ खिलाड़ी जिसको कहता है, जो सीधे सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करता है, क्या ग्लोबल ऑपरेशंस अल कायदा के स्केल पर काम करता है। भाई लश्कर तो फिर भी पाकिस्तान आर्मी के साथ ही एक तरह से अलाइंड होकर काम करता है। जैश का तो डीलिंग सीधे अल कायदा, ISKP, उससे कम तालिबान, उससे कम तो है ही नहीं नीचे। एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म सब में। कश्मीर में भी आप जाएंगे तो मिलिटेंसी के वर्ल्ड में लश्कर को ज्वाइन करना ज़्यादा कूल है ना। आप दिल्ली के अंदर एक आप DPS में पढ़िए, एक आप किसी सरकारी स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में पढ़िए। मुझे तो ज़्यादा आइडिया है नहीं यहाँ पर कौन सी स्कूल्स हैं अच्छी अच्छी, बट मैंने सुना है कि DPS मथुरा रोड या DPS RK पुरम में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक स्टेटस थोड़ा हाई रहता है। एक ये फ़र्क है। दूसरा, चूँकि वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, ट्रेंड है, तो वो लोग जब आते थे कश्मीर के अंदर तो वो थोड़ा सा परिवार वालों के साथ सलीके से पेश आते थे। वो लोग जो है ना, से वो लोग बदतमीजियाँ नहीं करते थे, है ना। ये हिजबुल वाले लड़के लोकल लड़के थे, बंदूक हाथ में आ गई तो थोड़ा सा कहता ना, हर आदमी को, वही कोई आदमी अगर अफसर बनता है तो उसको अपने एरिया में SP लगना सबसे बड़ा पसंद आता है, क्या, ठीक है, कि यहाँ पर मैं दादागिरी करूँ। तो ये बंदूक इनके हाथ में आ गई तो सब लोकल एरिया के अंदर ही भाई जो है कि अपनी सब चौधराहट दिखाते थे वहाँ पर जाकर कि भाई हम ही असली जिहादी हैं। तो घरों में जाते थे, कई बार रात को शेल्टर में खाना मांगते थे, बदतमीजी करते थे, टॉयलेट मैनर्स नहीं थे इन लोगों को, ठीक है, ये शिकायतें आती थी, ठीक है। हाँ, लड़कियों को छेड़ देते थे क्या, तो ये शिकायतें काफ़ी आती थी। ऑन द अदर हैंड ये जो जैश लश्कर वाले आते थे ये थोड़े से सलीकेदार थे। जैश वाले तो परफ्यूम्स काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये, और उनको लड़कियां आके कई बार शिकायतें करती थी कि भाई ये हमें छेड़ते हैं, ये करते, तो जैश वाले उनकी ठुकाई भी कर देते थे, जाकर के पिटाई विटाई भी कर देते थे। अच्छा, तो हिजबुल वालों की? मतलब हिजबुल नहीं, मतलब इन जनरल कोई भी उनको अगर कोई छेड़ता वेड़ता है तो कहते थे। तो बोलने में थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट थे, माइल्ड पोलाइट थे, ये थे। हिजबुल वाले थोड़े रफ थे। वो कई बार गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप के चक्कर में भी टेररिस्ट बन जाते थे हिजबुल अच्छा। वाले। हाँ हाँ। तो इसलिए कई सारे केसेस ऐसे और पकड़े भी गए वो तो गर्लफ्रेंड के हाँ, चक्कर हाँ, में। तो वहाँ पर गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही बहुत टेररिस्ट पकड़े गए, एनकाउंटर्स हुए हैं उनके, ठीक है ना। और गर्लफ्रेंड को नाराज़ हो गई, अब आदमी के अंदर होता है डेस्परेशन की कैसे इंप्रेस करूँ, तो बंदूक उठा ली, सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया, वो फोटो लेके आ गए, तो इसलिए टेररिस्ट बन जाते थे। तो ये डिफरेंसेस कई सारे रहे हैं। फिर
ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज में भी डिफरेंस था इनका। जैश सुसाइड बॉम्बिंग का मास्टर था, ठीक है ना, उस वो हाईली प्रोफेशनल तरीका है उनका, लश्कर से भी ज़्यादा प्रोफेशनल मैं जैश को कहूँगा। जैश बहुत ज़्यादा दिखावे में यकीन नहीं करता, मतलब जो है ना वो आपको नॉर्मल जीन्स टी शर्ट में भी दिख जाएंगे, और वो जनरली उनके पास नीचे से लोग आते हैं काफ़ी, आपका ये ना, तो वो कई सारे लगते भी हमारे मतलब इंडियंस से बड़ा इजीली जेल कर जाते हैं क्या, वो लोकल्स पर ट्रस्ट नहीं करते बहुत इजीली, क्या से उनके कमांडर्स वगैरह मोस्टली सारे फॉरेन ही होते थे। प्लस जो है वो लोग उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे लश्कर तो वहाँ पर उन्होंने वो पार्टी, हाफिज सईद ने पॉलिटिकल पार्टी जो बना ली सारा, मिल्ली वाली, मिल्ली मुस्लिम लीग की, और उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं। जैश का ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है, उनको मोस्टली रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन और उसी पर्पस के लिए वो काम करते हैं। फिर जैश जो है रेस्ट ऑफ द इंडिया में ऑपरेशंस करना एक रिलीजियस मोटिवेशन के साथ, वो उसका अपना एक इंटरेस्ट है। हिजबुल जो है वो कश्मीर तक फोकस करता है, उसको बनिहाल के आगे जाने में इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा, जैसा कि एक हर कश्मीरी की एक आदत है कि वो कश्मीर छोड़ के जाना नहीं चाहता, बनिहाल के बियॉन्ड भेजें वो रोना शुरू कर देगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। लश्कर मोस्टली शूट एंड रन, इस तरह के जो ऑपरेशंस जो होते हैं, इस तरह से आपका लश्कर के लड़के आ गए, शूट करके चले गए, किलिंग्स वगैरह उस सब में इन्वॉल्व रहते हैं, यू नो। और जैश का तो पुलवामा हमने देखा ही, अभी दिल्ली वाला जो था मॉड्यूल, ये क्लासिक जैश स्टाइल ऑपरेशन जो था इनका। अच्छा, हाँ ये भी जैश का ही था। हाँ यस, तो ये इनका ये डिफरेंसेस हैं जनरली। अच्छा, बाबू डोम की आपने बात की, और हम हमेशा करते ही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं पे आ जाती है बातें। तो इस पुस्तक में भी आपने बहुत ही तरीके से, जैसे J&K के सिविल सर्विस ऑफिसर का आपने बताया, आपने एक और बताया कि होम मिनिस्ट्री के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जिनका मेन काम होता है J&K मैटर्स पे इंचार्ज में रहना, आप उनसे मिले तो आप उनको पता ही नहीं था कुछ भी जम्मू कश्मीर के बारे में। तो ऐसे ऐसी चीज़ें भी हैं। आपने एक ब्लैक कोबरा की भी बात की है इस बुक में। ब्लैक कोबरा की कहानी बताई है कि पुलवामा जब हुआ उसके बाद वो बहुत चौड़ से घूम रहे थे जम्मू कश्मीर में, और ये सबको शायद उनको उम्मीद थी कि 370 और आर्टिकल 35 को हटाया जाएगा, और वो क्रेडिट लेना चाहते थे। तो ब्लैक कोबरा पता नहीं कौन है, ये मुझे तो नहीं पता है, बट शायद कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के लोगों को पता होगा। लोकल नाम है क्या ये ब्लैक कोबरा? नहीं, ये नाम बेसिकली जो थे वो खुद ही कहते थे अपने आप को कि ब्लैक कोबरा। हाँ, वो बोलते कि मैं काला नाग है, मैं काट खाता है लोगों को। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद कुछ भी नहीं पता है वहाँ पे, और कुछ लोग हैं जो क्रेडिट खाने के लिए गए हुए हैं। और आपने ये भी लिखा है कि इन ब्लैक कोबरा भाई साहब का मतलब ऊपर दिल्ली में कोई एक सिविल सर्वेंट था, बहुत ही हाई रैंकिंग, जो उनके शय पे वो यहाँ पे थे। तो ये मतलब क्या है ये? देखिए, क्या सरकार में बैठे लोग, उनको नहीं पता है क्या ऐसे ऐसा क्या हो रहा है नीचे ऐसे? कई सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि जहाँ तक कश्मीर की बात है, तो जनरली हमारा जो सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, उसमें ये है कि वो जनरलिस्ट वाला सिस्टम है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन वाला सिस्टम नहीं है। तो आज कोई सीनियर सिविल सर्वेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग में है, कहीं कोई XYZ है। नहीं, वो तो ठीक है, तो लेकिन उसको बहुत आपने, लोग होंगे ना हाँ उन जर्नलिस्ट नहीं में भी, तो बहुत लोग होंगे जो अच्छा काम कर रहे होंगे, जिनको पता नहीं, होगा। मैं कुछ और बताऊँ तो, अगर आपने उसको आपने कश्मीर या मिनिस्ट्री ऑफ होम में लगा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम में कई सारे GS होते हैं, एक कश्मीर देखता रहिए। अब जब उस आदमी का, ठीक है, वो फौरी तौर पर जानता होगा, हो सकता है पहले कभी वहाँ पर डिप्यूटी सेक्रेटरी रहा हो, ठीक है, लेकिन उसका कोई कश्मीर में ग्रास रूट्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ना। और कश्मीर बड़ी कॉम्प्लेक्स जगह है, उसमें एक सिंपल सा सवाल है भाई, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, आधे लोग इसी में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी से पूछेगा कि भाई हमें इसी का जवाब दे दो, हाँ। जो वहाँ पर गया नहीं है वो नहीं दे पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जो ये इस्लाम के अलग अलग फिरके हैं, मतलब अहले हदीस, बरेलवी, ये जो देवबंदी, जॉइंट सेक्रेटरी थे हाँ हाँ जिनसे आप मिले, हाँ, उनको नहीं पता था इनको नहीं पता था। कि ऐसे कई नॉर्थ सारे, कश्मीर क्या है, साउथ हाँ, कश्मीर क्या है, ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है, इनको ये चीज़ें नहीं पता है, कई और वो सारे लोग कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक एडवाइज़र भी आए थे वहाँ पर, तो वो तो साउथ इंडियन थे एडवाइज़र, ठीक है, साउथ के किसी एक्सट्रीम स्टेट से आए थे, आते ही ठंड लग गई उनको, हाँ, बुखार आ गया उनको काफ़ी, तो वो आधे समय तो वो ठंड के कारण बाहर ही नहीं निकलते थे, ठीक है ना सर। तो अब उनको एडवाइज़र इसलिए लगाया, वो किसी ज़माने में JS थे कश्मीर के लेकर, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, ये प्योरली ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है इसमें, जो है ना। अब चूंकि देखिए मैं सिस्टम से बाहर हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह की क्रिटिकल बात करने की लिबर्टी में ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो अंदर जो है ना, वहाँ पर आप एक अक्षर नहीं बोल सकते, ठीक है, एक शब्द नहीं बोल सकते। वहाँ पर जो ऊपर से जो साहब का हुक्म आ गया उसको फॉलो करना है, ठीक है। और आप कितने भी ज्ञानवान हो, आपने कितनी भी रिसर्च की हो, साहब ने कह दिया, राजा बोला रात है तो रात है,
राजा बोला दिन है तो दिन है। अच्छा, आपने आपने एक अफसर का तो नाम लिया है, किसका? बल्कि दो का नाम लिया है आपने। नृपेंद्र मिश्रा, हाँ, जो शायद प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। उनका नाम आपने लिया है। उनके साथ जो आपकी मीटिंग हुई वो बहुत अच्छी थी, और आपने उनकी बहुत प्रशंसा भी की है। नृपेंद्र वेरी सीरियस एंड वेरी सीरियस मतलब सिंसियर ब्यूरोक्रेट, मतलब वो बड़ा चीज़ों को बड़ी गहनता से सुनते हैं, समझते हैं। और एक और ब्यूरोक्रेट की आपने बात की है, राजीव गौबा। हाँ, वो होम सेक्रेटरी थे। तो उनके साथ कैसी थी मीटिंग आपकी? उनके साथ तो देखिए उनके साथ मेरी 1-2 मुलाकातें हुई थी, तो मतलब बहुत मतलब हमने अपना काम जो जनरली जो मतलब मैं तो एक यंग, पहले जब मैं गया था तो एज़ ए यंग मैं रिसर्चर ही गया था, तो तब मैंने उनको बता दिया। उसके बाद जब कश्मीर में था तो एक आध बार और ऐसी मुलाकात हुई, तो हमने बता दिया, उन्होंने सुन लिया। उसके बियॉन्ड ज़्यादा मैं मतलब उतनी मुलाकात तो क्या जज कर सकते नहीं, हैं। हाँ, ये बुक नहीं है में कि तो आपने लिखा है कि आप जब उनसे मिले तो उनका तो मतलब जो आप बताते हैं कि ब्यूरोक्रेट का जो मतलब बहुत एटीट्यूड है, इंटरेस्ट मुझे दिखा नहीं कोई बहुत ज़्यादा, कि ये चल कहाँ सकते से हैं। आ गए हाँ, तुम मतलब लोग हैं। वो तो रहती है। देखिए जनरली आप बाहर से हैं ना, क्या इधर से, देखिए आप ये बात मान के चलें कि भारत के अंदर जो है ना, एक वो जो द्विज वाला सिस्टम नहीं होता क्या पहले जो था कि तो कास्ट अनलेस सिस्टम का। अनलेस यू आर नॉट फ्रॉम दैट कम्युनिटी, तब तक आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं आई वाजंट द पार्ट ऑफ कैडर ब्यूरोक्रेसी, मैं तो बाहर से था, और वो भी मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं था। मैं एडवाइस कर रहा था मलिक साहब को। इनिशियली बात हुई थी कि ऑफिशियल कैपेसिटी में ज्वाइन करें, लेकिन उसको लेकर के बड़ा एक अवरोध उत्पन्न हुआ, और फिर मुझे उसकी भी गणित समझ में आ गई कि भाई अगर मैंने ये कुछ कर के कर लिया, तो उसमें यह है कि फिर 50 तरह के रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, उससे मिलो उससे मत मिलो, आप जाओगे तो आपके साथ दुनिया भर की सुरक्षा चलेगी, ये गाड़ियाँ, आपकी मूवमेंट मोबिलिटी दिक्कत हो जाएगी। फिर हमें पता था हमें कौन सा यहाँ पर जो है अपनी ज़िंदगी बितानी है, ठीक है। हमें मेरा पर्पस तो चीज़ों को समझना था। वो तो मैंने मलिक साहब सजेस्ट किया, वो भी बड़े प्रैक्टिकल आदमी हो गया कि यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है यार, आपको कौन सा यहाँ पर हमें परमानेंट रहना है, ठीक है। फिर वो अनऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर मैं आई स्टेड देयर, आई केप्ट एडवाइजिंग देम, तो इसलिए। लेकिन ये है कि चूंकि आप काम करते हैं तो लोग तो आपको जानना शुरू कर ही देते हैं, तो लेकिन बट फिर भी जो आपकी जो कैडर ब्यूरोक्रेसी है वो आपको पसंद नहीं करती है, वो उनको, और अगर खास तौर से उसको पता लग जाता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है जो उनको सवाल कर सकता नृपेंद्र है। मिश्रा भी तो कैडर ब्यूरोक्रेसी के, ये वो तो टॉप एक्सेप्शंस के होते लोग हैं, हैं। वो एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ लोग बड़े विजनरी होते हैं, कुछ लोग ब्राइट होते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। क्या मतलब जब मैं ये कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूँ, क्या कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े विजनरी होते हैं। नृपेंद्र मिश्रा साहब बड़े ब्राइट थे। तेजेंद्र खन्ना साहब जो थे दिल्ली के फॉर्मर गवर्नर थे, उनके साथ मेरी बड़ी चर्चाएं पहले हुई इन विषयों के ऊपर। ही इज़ वेरी विजनरी, ही इज़ वेरी ब्राइट। क्या से ज्ञानेश कुमार जी जो थे तब वो एडिशनल सेक्रेटरी थे JNK के। अच्छा, जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हैं, उनसे भी मेरी तब मुलाकात होती थी, तो वो भी बड़ा समझने का प्रयास करते थे कश्मीर को। तो कुछ चीज़ें तो देखिए एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट ये एक जनरल ट्रेंड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो कैडर बेस्ड ब्यूरोक्रेसी है वो आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करती है। तो यही कहीं ना कहीं जड़ है कई सारी प्रॉब्लम्स की। बट आपने मलिक साहब की बात की, तो सत्यपाल मलिक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि पहली बार आपने शायद वो जो अपना पूरा इंटरेक्शन था उनके साथ जो उठना बैठना था, वो किसी तरीके से आपने पूरा लिख दिया है इसमें, पुस्तक में पहली बार काइंड ऑफ मेमोयर भी है, वो एक चैप्टर आपने डेडिकेट किया है। और मैं आपको दाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने उनकी तारीफ़ भी की है जहाँ पे तारीफ़ करने की बात थी, और उनकी भर्त्सना भी की है जहाँ पे वो गलत थे। तो हम दोनों पे बात करते हैं। जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मलिक साहब का, वो था फैक्स मशीन का ख़राब करवाना जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 370 के हटने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, वो फैक्स मशीन उन्होंने जो ख़राब की, या उनके दिमाग में वो ख़राब हुई, तो वो बताइए कहानी। और उसी की वजह से सारी चीज़ें हुई, और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कंडक्ट था, जो उन्होंने उनसे डायरेक्शन ली, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा उनको, ये भी बताइए। उन दिनों जब मलिक साहब वहाँ पर गए थे, तो ये अरुण जेटली जी के मित्र थे ये काफ़ी, ठीक है। तो सरकार को जनरली शायद ऐसी कुछ सोच रही थी कि ऐसा व्यक्ति जाना चाहिए जिसका RSS का बैकग्राउंड ना हो, बिकॉज कश्मीर में एक सेंसिटिव मैटर है। अगर आप कुछ लंबा कुछ करने का सोच रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर आप किसी व्यक्ति को भेजते हैं जिसके ऊपर कोई आपका आइडियोलॉजिकल टैग लगा हुआ है, तो उसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो सकती है। ये नॉन कंट्रोवर्शियल टाइप के आदमी थे, ठीक है, और बिहार में गवर्नर थे, अपना 20 साल बाद राजनीति में आए थे, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर। तो और अरुण जेटली जी के अच्छे मित्र थे, विद्वान तो थे ही, समझ रखते थे, वक्ता भी अच्छे थे, ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स पर बड़ी इनकी माहिर थी, इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ थी।
और तो ऐसा ही व्यक्ति इनको चाहिए था दिल्ली को कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आदमी हम भेजें, कोई ब्यूरोक्रेटिक या उस तरह का आदमी ना हो। जनरली उससे पहले ब्यूरोक्रेट्स या उसी तरह के लोग रहे हैं कश्मीर के अंदर, या तो कोई जनरल रहता था या कोई ब्यूरोक्रेट रहता था। अब NN वोरा साहब जो थे वो इनके 370 के कागज़ पर साइन करते नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनको एक अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, ठीक है ना। ही इज़ ऑल्सो अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट उनके कुछ इख्तिलाफ रहे होंगे इनके साथ नहीं, तो चेंज तो करना ही था डेफिनेट। सरकार आती है तो सरकार अपना आदमी भेजती है गवर्नर को। तो इनके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, भाई ग्रास रूट्स पॉलिटिशियन थे और इनके साथ ट्यूनिंग बड़ी अच्छी थी। और जब वो गए पहले, उस दौर में इनकी सरकार मतलब सेंटर की लीडरशिप के साथ इनकी बड़ी एक बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हैं ना कि अतलर से बहुत अच्छी इनकी एक केमिस्ट्री थी, ठीक है ना। जैसे उस वक्त जब PM बोलते थे उन दिनों, आपको याद हो तो, ये जो लोकल पॉलिटिकल कश्मीर को 2 परिवारों ने लूटा है, मलिक साहब की भी एग्जैक्टली वही लैंग्वेज थी। उन्होंने एक बार, उनका स्टेटमेंट है आप याद करें कि उन्होंने कहा था राहुल गांधी इज ए जुवेनाइल, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था। ओमार को और कई को लोकल पॉलिटिशियंस को काफ़ी उन्होंने जो सारा एक नैरेटिव बनाना शुरू किया लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगेंस्ट की वजह से, उसकी वजह से कश्मीर के अंदर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत डिस्क्रेडिट भी हुई। और लोकल पार्टीज़ जब डिस्क्रेडिट हुई, उसकी कारण ही 370 के बाद जो है, और जब इनको गिरफ्तार किया गया लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को, तो एक आदमी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि तब तक ये एक्सपोज हो चुके थे कि ये लोग करप्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। और उसमें मलिक साहब ने बड़ा एक रोल प्ले किया। तो आज भी आप कश्मीर में जाएं तो ये जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनको पसंद नहीं करती, इनके नेता वगैरह, लेकिन आम आदमी उनको पसंद करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। अब फैक्स मशीन की बात है तो देखिए, हुआ ये था कि एक वहाँ पर एक लीडर है सज्जाद लोन, ठीक है। सज्जाद लोन आपका उसकी मैं पार्टी का नाम भूल रहा हूँ यार, वो जो भी है सब हाँ समझते हैं हाँ, कौन है वो। ठीक है ना। हाँ। तो सज्जाद लोन एक सेपरेटिस्ट लीडर हुआ करते थे, अब्दुल गनी लोन उनके बेटे हैं सज्जाद लोन, ठीक है। सज्जाद लोन का एक भाई हुर्रियत के अंदर है, बिलाल लोन, ठीक है ना। तो सज्जाद लोन की जो पार्टी थी उसको उनकी इनसे दिल्ली अपना इनसे दोस्ती थी ठीक ठाक, राम माधव जी वगैरह इन लोगों से। तो जब ये महबूबा की सरकार गिरी तो इन सज्जाद लोन के दिल में ये ख्याल आ रहे थे कि भाई हम सरकार बना लेंगे। तो वहाँ पर उसने एक बात फैला दी थी सज्जाद लोन ने कि मैं जो है, मेरे साथ दिल्ली का सपोर्ट है, चूंकि राम माधव जी इनके दोस्त थे, ये हसीब द्राबू वगैरह सब इनका एक सर्कल था। तो वहाँ पर लोगों को लगा कि भाई ऊपर से भी सपोर्ट होगा इनको, तो वो ही स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि आई एम द ब्लू आइड बॉय ऑफ द दिल्लीज टॉप लीडरशिप, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ था नहीं, देखिए ना सर से, नो, बिकॉज PM का बड़ा एक ऑब्जेक्टिव स्टैंस रहता है कई सारी, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वहाँ पर लोकल आदमी तो डरेगा भी, अगर कोई आदमी ये कहेगा कि उसको दिल्ली का सपोर्ट है, गवर्नर की क्या बिसात, ठीक है। तो अब ये बातें चल रही थी कि भाई ये सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास MLA गिनती के कुल मिला के 6 या 7 पता नहीं कितने थे, ठीक है। अब ये सारे MLA, इनके पास बहुत कम MLA थे, इनको बीजेपी का सपोर्ट मिल जाता। बीजेपी के 25 या ऐसे कुछ थे इधर से जो महबूबा के साथ थे, वो 25 इनके साथ चल जाए, कितने हो जाते आप मिला करके 31 33 34 उससे, और और ज़रूरत थी 44 की, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो आपको व्हीलिंग डीलिंग ही करनी पड़ती, हॉर्स ट्रेडिंग। हाँ। हॉर्स ट्रेडिंग सारी करनी पड़ती। अब वो भी हो पाता है नहीं पाता। तो ये बातें रेगुलरली सत्यपाल मलिक साहब के पास पहुंच रही थी, हम लोग भी ब्रीफिंग करते थे, तो वो थोड़ा पर्सनली इन चीज़ों के भी खिलाफ थे। सेकेंडली बात ये कि अल्टीमेटली देखिए, बाद में जब इस तरह की जांच वाँच खुलती है तो साइनिंग नाम इल्ज़ाम तो सारे साइनिंग अथॉरिटी पर ही लगते हैं, गवर्नर के ऊपर ही लगेंगे। और उधर से जो है, जो बाकी जो पार्टीज़ थी, वैली बेस्ड पार्टीज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस वगैरह, इन लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी कि ये लोग अगर सरकार बनाएंगे है ना, तो फिर तो हमको तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो उन्होंने गैंग अप कर लिया कि हम मिल करके सरकार बना लेते हैं, ठीक है। वो तीनों मिल गए तो उनकी तो आज तो 54 हो गए MLA क्या, अब कहाँ 54 और कहाँ 31, ठीक है। तो उन्होंने कुछ प्रस्ताव वगैरह इस तरह का इसने भी भेजा था, सजाद लोन ने भी अपना कुछ, और उधर से उन्होंने भी कुछ भेजा था, ऐसा मतलब अगेन समय हो गया, ठीक है ना। तो नहीं, वो पुस्तक में लिखा है। हाँ, तो तो फिर अब क्या करें, वो वीकेंड सरकार पर, बनाने हाँ, के लिए जो सिग्नेचर हाँ, वगैरह हैं यस, MLAs के, हाँ, वो यस, भेजे थे। हाँ, हाँ, इन्होंने भी भेजे, हाँ, एक उन्होंने ने भी ट्विटर भेजे। पर भेजा था, मुझे पता है, एक ने ट्विटर पर भेजा था। तो अब क्या करें, क्या, तो ये दिल्ली में थे आई थिंक, उससे एक दिन पहले। तो मलिक साहब को मैंने कहा, उनका देखिए ऐसी ऐसी, मुझे उसके 1-2 दिन पहले ही पता चल गया था कि ऐसा ऐसा ये तीनों पार्टीज गैंग अप कर रही हैं, तो ये आपको भेज देंगे प्रपोजल। तो वो शायद कहीं अपना खाने के बड़े शौकीन थे वो, सर से, तो वो अपने रात को कहीं खा रहे हो, तो बोले कि आप बड़े दुष्ट प्राणी हैं, आपने हमारी जायका बिगाड़ दिया हमारा, क्या हाँ, मछली खा रहे थे वो। हाँ, तो हमारा जायका बिगाड़ दिया आपने।
मैंने कहा सर क्या बात हुई? नहीं तो क्या करें? इनका सर आप पहले तो आप आ जाए। तो नेक्स्ट डे वो आए, मैं एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गया, वहाँ से लेकर के आया। तो फिर उन्होंने सारा जो स्पेशल डीजी CID वगैरह थे उनको भी सारा बात करके और सब मालूमात कर, तो आई थिंक वो बात सही थी। तो फिर फाइनली अब क्या करें कैसे, तो वो जो है अब ईद का दिन था, छुट्टी पर चले जाते हैं सब लोग, तो कोई था भी नहीं क्या इधर से। अब देखिए ऐसी छुट्टी के दिन अगर फैक्स मशीन ख़राब हो जाए तो फिर उसको कैसे ठीक करवाएं, ठीक है। और फैक्स मशीन तो मशीन है, ख़राब हो भी सकती है ना भाई। देखिए आपका जोर तो जो है नॉर्मल लिविंग चीज़ों पर चलता है, मशीन ख़राब हो जाए तो क्या कोई गवर्नर भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति अगर उसी वक्त बन जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि मतलब गवर्नर की फैक्स मशीन खराब हो गई, हाँ। व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, ट्विटर नहीं चल रहा था, टेक्नोलॉजी धोखा उन्होंने दे तो जाती। ट्विटर पे भी भेजा, व्हाट्सएप पे भी भेजा। ट्विटर तो जो है ट्विटर कोई ऑफिशियल उसका वो है नहीं, ट्विटर पर सरकारें थोड़ी बनती है, ठीक है। हाँ। सरकारों के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, और फैक्स मशीन एक अच्छा माध्यम है, हाँ। जैसे प्यारा माध्यम है बड़ा, लेकिन कई बार ऐसी प्यारी चीजें खराब हो जाती है और खराब हो जाती है तो फिर उस सत्य को हमें स्वीकारना भी पड़ता है। तो ऐसी कुछ घटना घटी, खराब हो गई वहाँ पर, अब क्या कर सकते हैं। फिर फाइनली आई थिंक उन्होंने PM से बात की, क्या करें क्या नहीं करें, यहाँ तो स्थिति वो बन रही है इधर से, तो उनको भी ऊपर शायद ब्रीफिंग पूरी थी नहीं। तो अल्टीमेटली फाइनली फिर जेटली साहब के, हम लोग थे उस रात को वहीं पर थे, इधर से काला नाग भी वहीं पर थे, तो कोबरा। तो PM ने कहा कि आप जैसा ठीक समझे वैसा करें, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने उनके ऊपर छोड़ा कि भाई ऐसी, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ऐसे करो ऐसे करो, नहीं उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है साहब, यहाँ पर असेंबली की ये हाल है वो है सर से। एंड देन ही सेड कि ठीक है फिर आपको जो ऐसी स्थिति में जो ठीक लगे वो करें आप, ठीक है। एंड देन फाइनली ही डिसॉल्व द असेंबली, और वहाँ से फिर आगे प्रेसिडेंट्स रूल के रास्ते बने, और फिर आगे वहाँ पर एक तरह से आप मान के चलें कि 370 हटाने का रास्ता आगे खुला। सर आपने इसमें काफ़ी ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बात की है, और उसमें एक ऑपरेशन जो है वो है कुछ शाह फैज़ल का, जो आपने डिटेल में बात की है। एक और जो यूथ लीडर वहाँ पे कुछ क्रिएट हो गए हैं, अब वो क्रिएट किए गए हैं या क्या है, जिनको बहुत पैसे, जिनकी बातें आपने कही हैं कि बहुत पैसे पंचायत इलेक्शन में एम्बेजल किए उसने। एक यूथ लीडर है जो ऐसा दिखाता है कि मैं तो बहुत ही नेशनलिस्ट हूँ, और उसको बेसिकली पैसे के चक्कर में वो सब ये होता है। और शाह फैज़ल की आपने बात की, एक और लेडी की बात की है, एक दूसरी लेडी की बात की है जो लुई विटॉन बैग के साथ कस्टम्स ने रोक लिया था, तो उसने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को फ़ोन मिलाया, वहाँ पे कश्मीरी, लोकल कश्मीरी लड़की थी। तो ये सब क्या इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपने इसको एक तरीके से इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है। जनरली ये सारे प्रोपोगेंडा ऑप्स जो होते हैं, एजेंसीज ये काम करती हैं, ठीक है ना। उनको पॉलिटिकल फिगर्स भी फ्यूचर के लिए चाहिए होते हैं जो उनके नैरेटिव को और नेशनल इंटरेस्ट को सूट करें, इसलिए वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, मीडिया स्टार बनाती हैं कि आगे फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें, मतलब अपना वो काम करते रहे इस तरह के लोग। ऐसा पहले भी किया है उन्होंने, जो पुरानी पार्टीज हैं, चाहे वो NC हो, PDP हो, उनके साथ भी किया है। ऐसी बात तो है नहीं भाई, PDP भी तो तभी बनी थी ना 2000 के आसपास गया, और ये अब भी ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम ये कि कई बार गलत लोग भी आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। क्या जैसे मैंने उस लड़की का जिक्र किया है जो लुई विटॉन के बैग्स के साथ पकड़ी गई, एक और वहाँ पर जो पंचायत इलेक्शंस में फंड्स एम्बेजल कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो आकर के एजेंसीज के सामने कहानियाँ सुनाएंगे कि साहब हम ये कर देंगे, हमारा ये बेस है वो है, और वो पैसा लेते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो अपना मतलब ऐश करते हैं सर से, और कुछ नेशनल इंटरेस्ट सर्व करते नहीं हैं सर से। तो वो दिक्कत है। सर आखिरी में एक सवाल पूछ के ख़त्म करते हैं क्योंकि आपको जाना भी है, फ्लाइट है। तो ये बताइए कि एक तो धुरंधर में हमने हमज़ा को देखा, और एक आप हमज़ा टेररिस्ट थे जो पहले अफ़गानिस्तान पाकिस्तान कश्मीर में जिन्होंने 60-70, उसके भाई ने 70 लोग मारे, उसने खुद 60 लोग मारे। तो ये हमज़ा की कहानी बताइए, और उसके थ्रू धुरंधर भी आपने देखी है, तो क्या ठीक क्या गलत क्या लगा आपको? देखिए मैंने जिसका जिक्र किया मैंने उसका रियल आइडेंटिटी नहीं बताई है। वो बड़ा एक ड्रेडेड मिलिटेंट था हिजबुल मुजाहिदीन का, उस ज़माने में अफ़गानिस्तान और वहाँ ट्रेनिंग करके आया था, और इनफैक्ट अनटिल रिसेंटली 2000। तो हमज़ा की भी असली हमज़ा नाम नहीं था उसका। तो वो जो है काफ़ी एज OGW भी एक्टिव था, हथियार सप्लाई कर रहा था, ये कर रहा था। बाद में उसकी गिरफ्तारी हो गई वैसे। और धुरंधर की बात करें तो हम देखिए धुरंधर फिल्म तो अच्छी बनी है, ठीक है, सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टोरी में बड़ी कसावट है, डायरेक्शन बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बनी फिल्म। बट उसमें जैसे बहुत इंटरेस्टिंग था कि जैसे जो हमने बात की थी
एक ये खनानी ब्रदर्स की, और वो जो कैसे फेक करेंसी वाला जो रैकेट था, वो तो आपने अपनी बुक में बहुत ब्रिलियंटली एक्सपोज किया था। इन्होंने दिखाया है इसके अंदर, और मैं उस बात के लिए इनकी मैं प्रशंसा भी करूंगा कि एटलीस्ट इन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। लेकिन देखिए एक बात है, मैं ये कहूँगा कि जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं ना, चाहे आपके फेक करेंसी के बिल्कुल नेशनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल स्केल, रीजनल स्केल के ऊपर, ग्लोबल स्केल के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत उसमें कोई एक दो लोग ही आप सारा ब्लेम गेम, भाई ठीक है कोई मंत्री है, मंत्री का उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो बड़े एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, बड़े जियोपॉलिटिकल एक्टर्स, बड़े कंट्रीज जो होते हैं कई सारे वेस्ट की तरफ से हो, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स क्या में। तो उसमें इसलिए इसको बड़ा केयरफुली एक तरह से देखना चाहिए हमें, ना। और हाँ, मतलब उसमें क्या था कि एक तो ये तो सच है कि फेक करेंसी था, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, ISI इन्वॉल्व था, वो ये भी था कि एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसका नाम उसमें बताया गया है, अब ब्रिटिश कंपनी थी, तो आपको क्या लगता है ब्रिटिश एजेंसीज को पता नहीं होगा? ये भी था कि वो जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर शायद चिदम्बरम साहब थे 1998 में, फिर 2004 के बाद भी रहे। लेकिन ये भी तो सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई 1998 से 2004 में तो सरकार में है, मतलब आपके भी बहुत से था, और 2004 से 5 में तो आप IB के चीफ थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस तरह की चीजें जब होती है ना, तो वो सच है, लेकिन क्या प्लेट मतलब अगर सप्लाई कर रहा है मिनिस्टर, ये तो कहीं नहीं है। तो ये थोड़ा ये मतलब ट्विस्ट है, ये लोगों को चूर्ण बेचना बड़ा इजी काम होता है, ठीक है, कहते हैं ये बहुत स्मार्टली किया गया है, वो स्मार्टली उन्होंने किया है, वो थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी भी आप कह सकते हैं, बिकॉज स्टोरी बनानी है। बट जनरली ऐसी जब चीज़ें होती है ना, तो बहुत लार्जर और बड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं। देखिए इसके अंदर, अब वो ब्रिटिश कंपनी है, तो आपको क्या लगता है MI6 और MI5 वो लोग बेवकूफ़ हैं, उनको पता नहीं होगा क्या ये सारी चीज़ें, क्या अमेरिकन को पता नहीं होगा? तो और उस स्केल पर जब करेंसी यहाँ पर आ रही है, पूरा जिहाद इस एरिया में फंड हो रहा है सारा का सारा, तो ये सारे बड़े एक्टर्स को पता होता है, कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, कई तरह की क्विड प्रो को डीलिंग्स होती हैं कि ठीक है, कई बार आप भी जो है ना उन चीज़ों को अलाउ करते हो किसी हद तक, फिर सामने वाला जो है उस चीज़ को एक लिमिट के बियॉन्ड करना शुरू कर देता है, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। फिर पॉलिटिकल क्या मतलब आप कह रहे हो कि मतलब ये भारत सरकार को पता था और उन्होंने करने दिया? नहीं, भारत सरकार की मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, आपने कहा ना कि अलाउ कर देते हो आप। जनरली कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, जो ना सरकारें क्लाइंट कंट्री जिस कंट्री में आ रही है, सपोज यहाँ की बात करें तो यहाँ की गवर्नमेंट्स की तरफ से भी शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग रही हो इनकी तरफ से भी, तो ये भी अलाउ करती हैं सामने से एक कि भाई इतना फेक करेंसी बना लो, या और सामने जो आपके जो वेस्टर्न, ऐसा क्यों करेंगे? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, अगेन दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, उसमें बहुत प्रेशर्स होते हैं, वेस्ट का भी प्रेशर होता है, उनकी भी एजेंसीज होती हैं, तरह से ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी दुनिया में अकेले प्ले कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है क्या। तो इसलिए कुछ निश्चित तौर पर इनके बारे में कहना मेरी कैपेसिटी में बड़ा मुश्किल है क्या, लेकिन एज ए रिसर्चर मैं जितना लिख सकता था, मैंने मेरी किताब टेरर फाइनेंसिंग में लिखा है। आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ टू प्रमोट एंड टू मोटिवेट अदर्स, टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च। और कम से कम CBI को तो ये केस निकाल के अब वो करना ही चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का नाम उसमें है, जिसने जो भी है, जिसने भी किया है, जांच करें उसका, जिस भी ब्यूरोक्रेट का नाम आ रहा है, जो भी, तो सरकार तो अभी तो नेशनलिस्ट सरकार है, मतलब ये फिल्मों में ही ना रह जाए ना, मतलब ये है कि अगर लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब भी तो मिले, कि उस पे केस पूरा हो। और बहुत सारी बातें हमने की सर, बट बहुत सारी रह गई हैं, बट थैंक यू सो मच। ये बुक फिर से मैं कहूँगा मस्ट रीड है, और सरकार में एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर को ये पढ़नी चाहिए। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतने अच्छे से पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की, धन्यवाद।